क्या हाल है दोस्त? उम्मीद करता हूँ आप सब अपने घर पे बिल्कुल ठीक होंगे, बिल्कुल सुरक्षित होंगे। आज अगेन हम लोग एक अकाउंटेंसी बुक कीपिंग सीयूईटी के लिए इसको फटाफट से जो है एक पेपर को हम लोग डिस्कस करने आए हैं। और ये पेपर आपका 2022 30 अगस्त को अपने पास हुआ था। ये 2022 का पेपर है। आइए तरफ फटाफट से एक बार इसको डिस्कस करते हैं, देखते हैं इसके अंदर कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं। कंसीडरिंग एज ऑफ टुडे कि अभी जो टॉपिक हमारे आ रहे हैं सिर्फ वो एनपीओ इस बार आपके पास आ नहीं रहा, तो एनपीओ डिलीटेड है, इसको हम छोड़ते हैं। नेक्स्ट, एट द टाइम ऑफ एडमिशन न्यू पार्टनर जनरल रिजर्व अपीयरिंग इन द ओल्ड बैलेंस शीट इज ट्रांसफर टू। जब भी कभी कोई पार्टनर एडमिट होता है तो जनरल रिजर्व जो अपीयर कर रहा है एक ओल्ड बैलेंस शीट के अंदर, उसका हम लोग जो है क्या करते हुए चलते हैं, तो जाहिर सी बात है उसको हम लोग ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन यहाँ पे अपने पास है, कह रहा है कि मैच करना है आपने दी फॉलोइंग। तो मैच दी फॉलोइंग का क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है यहाँ पे अपने पास, गिव मी अ मिनट, ये लीजिए ऐसे रखते हैं मैच द फॉलोइंग। कह रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ डिबेंचर, ये डिबेंचर के बेसिस हैं और साइड बाय साइड ये आपसे बोल रहा है टाइप ऑफ डिबेंचर। कह रहा है कि अगर मैं टेन्योर की बात करूं तो टेन्योर के पास ऊपर जो डिबेंचर आते हैं वो इरिडीमेबल रिडीमेबल आते हैं। देन इंटरेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो इंटरेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू पे जीरो कूपन आएगा क्योंकि इनके ऊपर इंटरेस्ट नहीं मिलता। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो सिक्योर डिबेंचर आएगा। बेरर पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो डिबेंचर या तो रजिस्ट्रेशन होगा या फिर अपने पास अनरजिस्टर्ड डिबेंचर होगा। तो करेक्ट आंसर बन जाएगा, ए का आंसर बन जाएगा टेन्योर के हिसाब से सेकंड, बी का आंसर इंटरेस्ट के हिसाब से फर्स्ट, सिक्योर्ड के हिसाब से फोर्थ सिक्योर्ड, बेयर के हिसाब से रजिस्ट्रेशन। तो करेक्ट आंसर सेकंड 143। अब सेकंड 143 आप एक बार चेक कर लीजिएगा कौन सा ऑप्शन है, वो ऑप्शन इसका सही होगा। सेकंड 143 सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन इसका सही होगा। इसके अलावा फिर अपने पास है ऑन रिटायरमेंट ऑफ अपने पास पार्टनर, रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट हम क्रेडिट करेंगे किसके साथ जो क्रेडिट करते हैं। तो अगर रिटायरमेंट हो रहा है पार्टनर और पार्टनर अपने पास जा रहा है तो पार्टनर को हम लोग जो है कैसे क्रेडिट करते हैं, रिटायरमेंट पार्टनर को हम लोग क्रेडिट करते हैं, एंट्री होती है गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। यहाँ पे रिटायरिंग पार्टनर होता है, इसमें हम लोग उसका जो शेयर ऑफ गुडविल है वो डालते हैं, तो हिज और हर शेयर ऑफ गुडविल अपने पास ये आएगा। तो अल्टीमेटली अपने पास जो है ये ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, बाकी कोई ऑप्शन इसके अंदर जो है सही नहीं है। गुडविल ऑफ द फर्म गलत है, शेयर ऑफ गुडविल रिमेनिंग पार्टनर का ये तो वैसे ही गलत है। हिज एंड हर शेयर ऑफ गुडविल एंड शेयर ऑफ गुडविल ये तो टोटल हो गया, तो ये भी गलत है। सिर्फ उसका शेयर ऑफ गुडविल यहाँ पे डालते हैं जिसको गेनिंग पार्टनर अपनी गेनिंग रेशियो में बियर करेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट है जर्नल एंट्री पास फॉर अनरिकॉर्डेड एसेट्स फॉर प्रिपेयरिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट में अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट होते हैं तो उनको रिकॉर्ड करने से फायदा होता है। तो अनरिकॉर्डेड एसेट यहाँ आएगा, इसकी एंट्री बन जाएगी अनरिकॉर्डेड एसेट टू रिवैल्यूएशन। तो अनरिकॉर्डेड एसेट टू रिवैल्यूएशन अपने पास ये इसकी एंट्री है, बी ऑप्शन आपके पास सही हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास है अगेन आपको मैच द फॉलोइंग जो है वो खेलना है। तो फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स अपने पास आते हैं नॉन करंट एसेट्स के अंदर। ठीक है, चक्कर है फिक्स्ड एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स भी फिक्स्ड एसेट है, तो इसका ए का थर्ड आंसर जो है ये हो जाएगा। इसके अलावा है नेक्स्ट करंट एसेट आते हैं इन्वेंट्रीज, तो करंट एसेट अपने पास जो है इन्वेंट्री, इसका 4 हो जाएगा। करंट लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म प्रोविजन फर्स्ट हो जाएगा, शेयर होल्डर फंड में मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट तो सेकंड हो जाएगा। तो थर्ड 4 फर्स्ट सेकंड आंसर बनेगा, थर्ड 4 फर्स्ट सेकंड, ढूंढिए थर्ड 4th फर्स्ट सेकंड, तो बी ऑप्शन आपके पास सही हो जाएगा। नेक्स्ट फिर अपने पास अगेन मैच द फॉलोइंग और सीक्वेंस के क्वेश्चन लाखों क्वेश्चन आते हैं, तो प्लीज इनको छोड़ना नहीं है। आगे फिर से कह रहा है कैश इक्विवेलेंट्स, इसमें अपने पास क्या क्या आता है, मार्केटेबल सिक्योरिटी, तो ए का आंसर अपने पास बन जाएगा थर्ड। फिर है फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इसमें आंसर आएगा इंटरिम डिविडेंड पेड। फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर हम लोग सिर्फ पैसा उठाना और पैसा उठाने से संबंधित जो ट्रांजेक्शन होती है उनको लेते हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इसमें अपने पास आएगा सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस सेकंड। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में डिविडेंड रिसीव्ड आएगा फोर्थ। तो 3 फर्स्ट 2 4, 3 1 2 4 ये करेक्ट ऑप्शन होगा। ए ऑप्शन अपने पास जो है ए जो ये वाला ऑप्शन है 3 1 2 4 ये ऑप्शन अपने पास करेक्ट होगा। इसके अलावा फिर एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर रिमेनिंग पार्टनर शुड कॉम्पनसेट, कौन से पार्टनर, रिमेनिंग पार्टनर कॉम्पनसेट करेंगे किसको, तो रिमेनिंग गेनिंग पार्टनर कॉम्पनसेट करेंगे एक तो रिटायरिंग पार्टनर को और एक जो रिमेनिंग पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है उसको, तो एक रिटायरिंग पार्टनर को और एक जो रिमेनिंग पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है उसको, तो ये आंसर होगा। देखो असल में एंट्री गेनिंग टू सेक्रीफाइस होती है, तो गेनिंग पार्टनर हमेशा कंपनसेट करेगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। अब सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में रिटायरिंग पार्टनर तो आता ही है, लेकिन अगर कोई बचा हुआ पार्टनर है और वो भी सेक्रीफाइस कर रहा है तो आपको उसको भी कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। तो करेक्ट आंसर आपके पास जो सी है वो बन जाएगा। इसके अलावा है अपने पास है इफ अ पार्टनर रिटायर इन मिडल ऑफ द ईयर एंड हिज और हर शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द डेट ऑफ लास्ट बैलेंस शीट टिल डेट ऑफ रिटायरमेंट विल बी ट्रांसफर टू। पार्टनर रिटायर कर जाए या पार्टनर डाइड कर जाए साल के बीच में, तो उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट जब भी हम निकालते हैं वो पीनल सस्पेंस के नाम से निकालते हैं। तो करेक्ट आंसर आपके पास जो पीनल सस्पेंस के नाम से आएगा। और ये पीनल सस्पेंस में कैसे आएगा ये समझ लीजिए,
जो भी इस पार्टनर का कैपिटल अकाउंट होगा इसको शेयर ऑफ प्रॉफिट आप यहाँ पे दोगे पीनल सस्पेंस के नाम से। तो एंट्री बन जाएगी पीनल सस्पेंस टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। उसने आपसे पूछा है कि ये शेयर ऑफ प्रॉफिट जो है ये कहाँ पे जाके ट्रांसफर होगा, तो पीनल सस्पेंस टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। इसका मतलब है रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में आएगा या फिर पीनल सस्पेंस की डेबिट साइड में आएगा, क्योंकि एंट्री ये बनेगी पीनल सस्पेंस टू पार्टनर कैपिटल। तो इधर पार्टनर कैपिटल क्रेडिट हो रहा हो या फिर अपने पास पीनल सस्पेंस डेबिट हो रहा हो। तो चेक कर लीजिए, पीनल सस्पेंस डेबिट का ऑप्शन दिया हुआ है, पार्टनर कैपिटल क्रेडिट का कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ, तो यही आपके पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। इसी क्वेश्चन में अगर शेयर ऑफ प्रॉफिट की जगह पे शेयर ऑफ लॉस बोल दिया जाता, शेयर ऑफ लॉस, तो एंट्री उल्टी हो जाती, फिर पार्टनर कैपिटल टू पीनल सस्पेंस होता, फिर पीनल सस्पेंस क्रेडिट साइड या पार्टनर कैपिटल डेबिट साइड, दोनों में से कोई भी ऑप्शन हो सकता था। आगे डिवेंचर को हम कन्वर्ट कर देते हैं इक्विटी शेयर में, तो ये कौन से डिवेंचर होते हैं, तो ये आपके पास कन्वर्टेबल डिवेंचर होते हैं। और इसने पूछा है कि इससे कैश फ्लो में क्या होगा, तो अगर आपने डिवेंचर को शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया, ना तो पैसा आ रहा है ना पैसा जा रहा है, ये आपका नो फ्लो ऑफ कैश होगा। इसके अलावा नेक्स्ट फिर अपने पास है मैच करने का क्वेश्चन, फिर से आ गया। मैच वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन अपने पास जब चार्ज होता है तो 6% पर एनम पे चार्ज होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अगर क्वेश्चन में पार्टनरशिप डीड नहीं है तो नहीं चार्ज होगा। सैलरी अपने पास जो है नहीं प्रोवाइड होगी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होगी, तो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पे, तो थर्ड। और इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज नहीं होगा तो सेकंड। सैलरी अपने पास जो है फोर्थ और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल, थर्ड सेकंड 4-1 आंसर इसका बनेगा। थर्ड सेकंड 4-1 चेक कर लीजिए, ये वाला ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। मैच द फॉलोइंग के सीक्वेंस के बहुत क्वेश्चन आते हैं, ये देखिए सीक्वेंस में भी बोल ही रहा था, फिर से सीक्वेंस का क्वेश्चन आ गया। मान लीजिए अगर आपके 50 क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं तो लगभग 40 क्वेश्चन 35 क्वेश्चन सिर्फ मैच द फॉलोइंग और सीक्वेंस के होंगे, तो इसको बिल्कुल ना छोड़ के जाएं, इनको जरूर करें। जितने ज्यादा सैंपल पेपर आप सॉल्व करेंगे एक आइडिया आपको लग जाएगा कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, और आप उनके क्वेश्चन की जो तैयारी है वो अपनी अच्छी तरीके से करके चलिए। कह रहा है करेक्ट सीक्वेंस बताइए अलॉटमेंट ऑफ शेयर का, शेयर को हम अलॉटमेंट जब करते हैं तो कैसे करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले अपने पास होता है एप्लीकेशन मनी रिसीव, एंट्री के बारे में बात कर रहा है। पहले एप्लीकेशन मनी मिलती है, फिर एप्लीकेशन मनी अपने पास जो है इनवाइटिंग एप्लीकेशन फ्रॉम इन्वेस्टर, नहीं पहले ये होगा इनवाइटिंग एप्लीकेशन अपने पास पहले होगा, फिर एप्लीकेशन मनी हमें मिलेगी, फिर अपने पास जो है इसके बाद हम अलॉटमेंट मनी को ड्यू करेंगे, फिर हमारे पास जो अलॉटमेंट मनी है हमें वो मिलेगी, फिर इसके अलावा अपने पास शेयर कॉल मनी जो है वो ड्यू होगी। तो करेक्ट ऑप्शन अपने पास बन जाएगा बी डी सी ए और ई, बी डी सी ए ई, ये अपना करेक्ट ऑप्शन जो है ये बन जाएगा। ढूंढते जरा बी डी सी ए ई, ये अपने पास ये वाला करेक्ट ऑप्शन है, ये आंसर बनेगा। इसके अलावा नेक्स्ट करेक्ट सीक्वेंस क्या है टाइप्स ऑफ कैपिटल का इन कंपनीज बैलेंस शीट प्रिपेयरिंग नोट्स। तो करेक्ट सीक्वेंस टाइप्स ऑफ कैपिटल का जब आप कंपनी की बैलेंस शीट बना रहे हैं तो सबसे पहले आप अपनी ऑथराइज कैपिटल जो है ये दिखाते हैं, ऑथराइज कैपिटल के बाद आप अपनी इशूड कैपिटल जो है ये दिखाते हैं, फिर आप अपनी दिखाते हैं सब्सक्राइब एंड फुली कैपिटल, जो सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप कैपिटल है, थर्ड। फिर आप दिखाते हैं सब्सक्राइब एंड नॉट फुली पेड अप कैपिटल, फिर आप आखिरी में दिखाते हैं शेयर फॉरफीचर का जो बैलेंस है वो। तो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा डी ए, इसके बाद बी, और फिर बन जाएगा ई, और फिर बन जाएगा सी, डी ए बी ई सी, जो करेक्ट ऑप्शन है ये होगा डी ए बी ई सी, ये सेकंड ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। देन नेक्स्ट अपने पास है लो जी फिर से करेक्ट सीक्वेंस, सीक्वेंस के क्वेश्चन भरे पड़े हैं। कह रहा है फाइंड आउट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स व्हाइल प्रिपेयरिंग कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। अगर आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालना है कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट बनाते वक्त तो आप सबसे पहले क्या करोगे, तो सबसे पहले आप अपना निकालोगे टोटल रेवेन्यू, ये टोटल रेवेन्यू निकालोगे, फिर टोटल रेवेन्यू के बाद आप निकालोगे टोटल एक्सपेंसेस। तो टोटल एक्सपेंसेस के बारे में बोला नहीं है, इसमें से पहले एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे, तो पहला हो जाएगा बी, फिर होगा एक्सपेंस माइनस, फिर जब आप ये करोगे तो इससे आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है निकल कर आएगा, यानी कि ये 3, तो ये सी होगा। फिर आप इसमें से जो टैक्स अपने पास है, नहीं प्रॉफिट बिफोर टैक्स मतलब ये निकल कर आएगा, ये 3 है तो पहले ई आएगा, फिर इसमें से आप अपना टैक्स जो है ये माइनस करोगे, देन आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकल कर आएगा। तो डी और सी करेक्ट आंसर होगा बी ए ई डी सी, जो इसमें बी ए ई डी सी बोल रहा होगा वो करेक्ट आंसर होगा, ये करेक्ट आंसर होगा। देन और आ जाइए नेक्स्ट अपने पास है अगर नेट प्रॉफिट अपने पास जो है इतना हुआ है और बिल रिसीवेबल डिक्रीज हो गए इतने से, तो आपने कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बताना है कि वो क्या होगा। लो जी नेट प्रॉफिट 50,000 है, बिल रिसीवेबल आपके पास जो है करंट एसेट्स हैं। अब आपने ये पढ़ा है कि करंट एसेट अगर डिक्रीज होते हैं तो प्लस होता है, क्योंकि करंट एसेट का इनवर्स रिलेशन होता है। तो करंट एसेट डिक्रीज हुए 10,000 से, ये 10,000 इसमें प्लस हो जाएगा, तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 60,000 हो जाएगा, 60,000 करेक्ट आंसर है। इसके अलावा है कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर विल ऑलवेज शो डैश बैलेंस अंडर फिक्स कैपिटल अकाउंट।
फिक्स कैपिटल अकाउंट में कैपिटल अकाउंट जो पार्टनर के होते हैं उनका हमेशा क्रेडिट बैलेंस आता है, क्रेडिट बैलेंस। फ्लक्चुएटिंग के अंदर डेबिट भी आ सकता है और क्रेडिट भी आ सकता है। आगे फिर है अमन एंड मोहन, अपने पास जो है पार्टनर्स हैं, ये डिसाइड कर रहे हैं कि बिजनेस को डिसॉल्व कर दें। फर्म को रियलाइजेशन एक्सपेंस पे करने हैं ऑन बिहाफ ऑफ मोहन, तो फर्म ने मोहन के बिहाफ पे खर्चे पे करे। दोस्त अगर मोहन के बिहाफ पे खर्चे पे करे तो मोहन की कैपिटल अकाउंट डेबिट होगी और कैश बैंक फर्म का जो वो जाएगा। जब भी कभी फर्म किसी के बिहाफ पे खर्चे पे करता है तो जिसके बिहाफ पे खर्चे पे करे उसका नाम डेबिट होगा, और साइड बाय साइड अपने पास क्योंकि फर्म का पैसा जा रहा है तो कैश बैंक क्रेडिट होगा। तो कह रहा है ये डेबिट किस में होगा, तो डेबिट पार्टनर कैपिटल अकाउंट में होगा, तो मोहन कैपिटल अकाउंट करेक्ट आंसर है। मान लीजिए क्रेडिट पूछता तो क्रेडिट कैश बैंक होता, तब सी ऑप्शन सही होता। आगे कह रहा है कॉमन साइज एनालिसिस ऑल्सो कहलाती है वर्टिकल एनालिसिस। कॉमन साइज एनालिसिस के अंदर आप हर आइटम के अपॉन में टोटल रखते हो, इनटू 100 करते हो, इसमें किसी तरह का कोई भी चेंज नहीं निकलता। जिसमें चेंज नहीं निकलता वो वर्टिकली होता है, जिसमें चेंज निकल जाता है उसको हम हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। जैसे कंपैरेटिव एनालिसिस के अंदर हम लोग चेंज निकालते हैं, परसेंटेज चेंज, एब्सोल्यूट चेंज, तो वो आपका कंपैरेटिव हॉरिजॉन्टल होता है। कॉमन साइज में आप चेंज ही निकालते, कॉमन साइज में आप हर आइटम को परसेंटेज टर्म्स में एक्सप्रेस करते हो, तो वो आपके पास वर्टिकल एनालिसिस बनके निकल कर आता है। इसके अलावा फिर कह रहा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेबल ऑन 9% डिवेंचर इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी। जो डिवेंचर आपने कोलेटरल सिक्योरिटी की तरह इशू करे उन पे कोई इंटरेस्ट लगता ही नहीं, तो नो इंटरेस्ट पेबल इसका आंसर होगा। सिर्फ दो तरह के डिवेंचर होते हैं जिन पे कोई इंटरेस्ट नहीं लगता, एक जीरो कूपन डिवेंचर, एक इंटरेस्ट इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी। अरे भाई आपने अगर लोन लेने पे इंटरेस्ट, आपने लोन लेने पे किसी को डिवेंचर इशू करे, अब आप लोन पे तो इंटरेस्ट दोगे, सोचो अगर आप डिवेंचर पर भी इंटरेस्ट देने लग जाए फिर तो वारा नहीं खाएगा, फिर तो आपके पास जो है डिवेंचर देने का कोई मतलब ही नहीं हुआ। मैं लोन पर भी इंटरेस्ट दूं, डिवेंचर पर भी इंटरेस्ट दूं, दैट डजंट मेक एनी सेंस। तो जो जीरो कूपन बॉन्ड्स होते हैं, डिवेंचर होते हैं, उन पे कोई इंटरेस्ट नहीं लगता। सेम अगर आपने कोई डिवेंचर कोलेटरल की तरह इशू करे उन पे कोई इंटरेस्ट नहीं लगता। इसके अलावा नेक्स्ट फिर अपने पास है कह रहा अगर नेट प्रॉफिट अर्न, ये भी सेम ऐसे ही बोल रहा है, कह रहा नेट प्रॉफिट अर्न आपके पास 1 लाख है, कह रहा बिल रिसीवेबल बिगिनिंग में अपने पास जो है 20 है, एंड में अपने पास 40 है, तो बिल रिसीवेबल आपके 20,000 से बढ़ गए। अब बिल रिसीवेबल करंट एसेट है, करंट एसेट बढ़ना जो है हम माइनस करते हैं, तो 20,000 इसमें से माइनस करेंगे तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 80,000 इसका आंसर जो है निकल कर आ जाए। ठीक है जी। अगला नेक्स्ट फिर कह रहा है सेल ऑफ कॉपीराइट्स, ये किस में कंसिडर होगा। कॉपीराइट को बेचना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, क्योंकि कभी ना कभी आपने कॉपीराइट में पैसा लगाया होगा। जब पैसा लगाना इन्वेस्टिंग होता है तो कॉपीराइट को बेचना भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का ही पार्ट होगा। नेक्स्ट कह रहा है कि आपने एक बिल्डिंग परचेज करी है 1.5 लाख की, मशीनरी परचेज करी 140 की, फर्नीचर परचेज करी है, ओके, लायबिलिटी 20 की है और परचेज कंसिडरेशन इतना है। कह रहा है इन्होंने परचेज कंसिडरेशन पे करा डिवेंचर से 100 रुपए के एट 5% प्रीमियम। नंबर ऑफ डिवेंचर कितने होंगे, नंबर ऑफ डिवेंचर निकालने के लिए हमें चाहिए होता है कि कितनी पेमेंट हमें डिवेंचर में करनी है अपॉन में इशू प्राइस। तो जो पेमेंट हमें डिवेंचर में करनी है वो 3,15,000 करनी है, और इशू प्राइस होगा 100 रुपए का डिवेंचर 5% प्रीमियम पे यानी 105, तो 105 इंटू 315 बनता है, तो करेक्ट आंसर 3,000 बनेगा। 3,000 डिवेंचर आपको इशू करके चलने पड़ेंगे, करेक्ट ऑप्शन विल बी 3,000। आगे सेल सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को हम यूटिलाइज कर सकते हैं किसके लिए, टू रिटर्न एक्सेस मनी रिसीव ऑन एप्लीकेशन गलत, टू राइट ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंस कर सकते हैं, टू इशू पार्टली पेड अप बोनस शेयर गलत, पार्टली पेड अप नहीं फुली पेड अप, बोनस शेयर हमेशा फुली पेड अप होने चाहिए। फॉर प्रीमियम पेड ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर और प्रेफरेंस शेयर इसके लिए कर सकते हैं, फॉर बायबैक ऑफ शेयर इसके लिए कर सकते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन है बी, करेक्ट ऑप्शन है डी, करेक्ट ऑप्शन है ई। तो बी डी ई जो अपने पास ऑप्शन होगा वो सही होगा, बी डी ई वाला ऑप्शन सही है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, सिक्योरिटी प्रीमियम को सिर्फ 5 चीजों के लिए यूज कर सकते हैं, फुली पेड अप बोनस शेयर, बायबैक शेयर, डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू को राइट ऑफ करने के लिए, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन को राइट ऑफ करने के लिए, और अपने पास प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए। ये 5 खाली चीजें होती हैं जिनके लिए सिक्योरिटी प्रीमियम यूज होगा। आगे व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिवेंचर फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के आधार पे जो डिवेंचर होते हैं 2 होते हैं, एक रजिस्टर्ड डिवेंचर, एक बियरर डिवेंचर। तो एक होगा बियरर और एक होगा रजिस्टर्ड, तो करेक्ट आंसर इसमें खाली बियरर है क्योंकि इसके अलावा कुछ और बोला नहीं। अच्छा बियरर और रजिस्टर्ड बोला हुआ है, तो करेक्ट आंसर बी और ई होगा, तो बी और ई अपने पास सी ऑप्शन जो सही होगा। इसके अलावा फिर है आइडेंटिफाई द स्टेप्स इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स ऑफ एनपीओ। एनपीओ आपके पास सिलेबस में आ नहीं रहा तो इसको मैं इग्नोर कर रहा हूं। इसके बाद है मैच करना है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। फिक्स एसेट्स को आपने जो है बेचा तो इससे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में पैसा आएगा, तो इसका ए का सेकंड होगा। गुडविल परचेज करी, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आपने पैसा लगाया तो आउटफ्लो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का होगा, ये थर्ड होगा।
टैक्स पे करा, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी का आउटफ्लो होगा, तो ये फर्स्ट होगा, और डिविडेंड पे करा, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी का अपने पास आउटफ्लो होगा। तो करेक्ट ऑप्शन सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, फोर, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, फोर, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, फोर, ये करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद ये ऑप्शन था आइडेंटिफाई द लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये आपको इसमें लिमिटेशन ढूंढनी है। तो लिमिटेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बायस हो सकता है, बिल्कुल लिमिटेशन है। रिपोर्ट ऑन स्टीवार्डशिप फंक्शन, ये लिमिटेशन नहीं होता, ये फायदा होता है, तो ये लिमिटेशन नहीं है। एग्रीगेट इन्फॉर्मेशन, ये भी एक लिमिटेशन है। असल में आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन लेके चलते हो वो एग्रीगेट लेके चलते हो, टोटल लेके चलते हो, जिसमें आप ब्रोक डाउन पीसेस में करके उनको एक एक चीज को एक्सप्लेन नहीं करते। जैसे मैं कहूँ कि मेरी टोटल साल में जो सेल्स हुई 5 करोड़ की हुई, तो मुझे ये तो पता चलेगा कि मेरी टोटल सेल साल में 5 करोड़ की हुई, पर किस दिन कितनी हुई ये मुझे पता नहीं चलेगा। तो एग्रीगेट इन्फॉर्मेशन भी एक तरह की लिमिटेशन है। देन ओनली इंटरिम रिपोर्ट्स, ये भी अपने पास एक लिमिटेशन होती है। किसी भी बिजनेस का सही मायने में प्रॉफिट लॉस तब पता चलता है जब आप उस बिजनेस को या तो बंद करो या फिर आप उस बिजनेस के सारे एसेट्स को, लायबिलिटीज को जो है सेल डाउन करो और पे ऑफ करो। लेकिन बिजनेस के अंदर हम बिजनेस चल रहा है और उसके साथ साथ प्रॉफिट लॉस निकालते हैं, तो खाली इंटरिम रिपोर्ट्स बनती हैं, यानी सही मायने में हमें प्रॉफिट लॉस पता नहीं चलता, तो ये भी लिमिटेशन है। एंड बेसिस ऑफ फिस्कल पॉलिसीज, ये अपने पास सही है, ये ये एडवांटेज है, तो ये अपने पास लिमिटेशंस में काउंट नहीं होगा, क्योंकि सारी फिस्कल पॉलिसीज आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के आधार पर ही बनती है। तो अल्टीमेटली जो लिमिटेशंस होंगी वो ए होगा, वो सी होगा, वो डी होगा। तो करेक्ट ऑप्शन अपने पास जो ए सी डी है वो होते हुए चलेगा, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डिफरेंट लिक्विडिटी रेशियोज। लिक्विडिटी रेशियो में करंट रेशियो आता है, एसेट टेस्ट रेशियो आता है, बस। तो बी एंड ई, तो बी एंड ई अपने पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो बनेगा बी एंड ई, ये आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा। देन अपने पास है आइडेंटिफाई द कंपोनेंट्स ऑफ इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है शेयर होल्डर फंड्स, इक्विटी का मतलब शेयर होल्डर फंड्स। तो शेयर होल्डर फंड्स में क्या क्या आता है? शेयर होल्डर फंड्स में अपने पास शेयर कैपिटल आता है, रिजर्व सरप्लस आता है, शेयर वारंट्स आता है। तो ए, सी और डी करेक्ट आंसर बनेगा, ए, सी और डी, ए, सी, डी। इसके बाद है अपने पास फिर है आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ करंट एसेट्स इन कंपनी बैलेंस शीट। कंपनी के करंट एसेट्स में क्या क्या आता है? करंट एसेट्स, करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस और अदर करंट एसेट्स। इसमें ढूंढ लीजिए सबसे पहले करंट इन्वेस्टमेंट, तो ई पहले आएगा, फिर अपने पास इन्वेंट्री, फिर डी आएगा, फिर अपने पास ट्रेड रिसीवेबल दे नहीं रखा, बिल रिसीवेबल दे रखा है तो ए आएगा, फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बी आएगा, और फिर शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस सी आएगा। तो ई ए डी बी सी, ई ए डी बी सी, सॉरी ई डी ए बी सी, ई डी ए बी सी, ये फोर्थ ऑप्शन सही होगा। फिर अपने पास है व्हाइल डिबेंचर आर इशूड एट प्रीमियम विद द टर्म्स ऑफ रिडीमिंग देम एट पार, द अमाउंट ऑफ प्रीमियम रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ इशू विल बी। जब आप इशू प्रीमियम पे कर रहे हो तो जो प्रीमियम आता है वो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में जाता है, क्योंकि एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर्स टू सिक्योरिटी प्रीमियम, तो जो प्रीमियम आपको मिला वो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में जाएगा, तो क्रेडिट कर देंगे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में, ये ऑप्शन इसका सही होगा। इसके अलावा व्हाइल प्रिपेयरिंग कॉमन साइज बैलेंस शीट, कॉमन साइज बैलेंस शीट बनाते वक्त ईच आइटम ऑफ बैलेंस शीट को हम एक्सप्रेस करते हैं एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल, टोटल एसेट्स और टोटल लायबिलिटी, करेक्ट ऑप्शन होगा। जब आप कॉमन साइज बैलेंस शीट बनाते हैं तो आप हर आइटम को टोटल ऑफ बैलेंस शीट से अपने पास परसेंटेज के रूप में निकाल के बताते हैं, लेकिन अगर आप कॉमन साइज पीएनएल बनाते हैं तो आप हर आइटम के नीचे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रख के उसकी परसेंटेज निकालते हैं। इफ द अमाउंट पेड टू पर्सन हु इज नॉट अ रेगुलर एम्प्लॉय ऑफ द इंस्टीट्यूशन, ये अमाउंट पे करते हैं हम पर्सन को जो कि रेगुलर एम्प्लॉय नहीं है इंस्टीट्यूशन का, रेगुलर एम्प्लॉय नहीं है, तो ये वेजेस होगी। वेजेस मतलब दिहाड़ी, क्योंकि जो आदमी रेगुलर एम्प्लॉय नहीं है मतलब वो मजदूर है, वो डेली वेजेस के हिसाब से आया है तो उसको हम वेजेस देते हैं। इसके अलावा सैलरी भी होता है, डोनेशन भी होता है, ऑनरेरियम। ऑनरेरियम अपने पास जो है हम किसी ऐसे आदमी को देते हैं अमाउंट जो अमाउंट अपने पास हमारी कंपनी का रेगुलर एम्प्लॉय तो नहीं है लेकिन उसके सम्मान करने के लिए हम पैसा दे रहे हैं। ये वैसे एनपीओ का क्वेश्चन है तो इसका आंसर ऑनरेरियम भी हो सकता है। अगर हम खाली ये बोले नॉट द रेगुलर एम्प्लॉय ऑफ द इंस्टीट्यूशन तो ये ऑनरेरियम भी बन सकता है और ये वेजेस भी बन सकता है। वेजेस इसलिए क्योंकि हम मजदूरों को पैसा दे रहे हैं, ऑनरेरियम इसलिए कि हम किसी आदमी को सम्मान देने के लिए कोई पैसा दे रहे हैं, ऑनर करने के लिए पैसा दे रहे हैं। खैर ये एनपीओ का है तो इसमें ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा, ऑनरेरियम और वेजेस इसका आंसर बन सकता है। इसके अलावा when the total amount withdrawn is given but the date of withdrawal is not given, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितने पीरियड का लगता है? 6 महीने का लगता है। जब आपके पास ये ना बताया हो कि आपने अमाउंट निकाली है पर ये ना बताया हो कि कब निकाली है, तो आप आईओडी जो चार्ज करते हुए चलोगे वो 6 महीने के बेसिस पे चार्ज करते हुए चलोगे। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर गुडविल एग्जिस्टेड इन द बुक्स विल बी रिटन ऑफ, जो गुडविल बुक्स के अंदर दे रखी होती है, बैलेंस शीट के अंदर दे रखी होती है, उसको हम कैसे राइट ऑफ करते हैं? तो उसको हम लोग ओल्ड पार्टनर में राइट ऑफ करते हैं, ओल्ड रेशियो में करते हैं।
एंट्री होती है पार्टनर कैपिटल टू गुडविल, ये ओल्ड रेशियो में अपने पास होता है, तो पार्टनर कैपिटल में हम लोग इसको जो है बांटते हैं। और ओल्ड रेशियो मतलब ओल्ड पार्टनर्स, तो ओल्ड पार्टनर इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो गलत, ऑल पार्टनर न्यू रेशियो गलत, न्यू पार्टनर गेनिंग रेशियो गलत, ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो ये सही है, तो डी ऑप्शन आपके पास सही होगा। फिर है रानी संध्या कंगना पार्टनर है 432 में, रानी रिटायर हो गई, संध्या और कंगना ने डिसाइड करा कि 5:3 में शेयर करेंगे, गेनिंग रेशियो कितना है, तो गेनिंग रेशियो निकाल लेते हैं। संध्या का 5/8 और कंगना का 3/8, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, तो 4/9 सॉरी 3/9 और साथ में 2/9, इसको सॉल्व कर लेंगे। 8 और 9 का एलसीएम 72 आ जाएगा, 8 3 या 24, 9 5 या 45, 45 माइनस 24 तो 21, और 8 2 जा 16, 9 3 या 27, 27 माइनस में 16 करेंगे तो 11, 21:11 करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा गेनिंग रेशियो। फिर आपके पास है व्हाट आर इंटरनल कंट्रोल्स डिजाइन टू डू, जो इंटरनल कंट्रोल्स अपने पास होते हैं उससे क्या किया जाता है। असल में आप इंटरनल कंट्रोल इसलिए बनाते हो ओनली इंश्योर एक्यूरेट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, ये तो ठीक है। इसके अलावा सेफगार्ड ऑफ एसेट्स, ये भी सही है। ओनली सेफगार्ड ऑफ एसेट्स और ओनली अचीव मैक्सिमम रेवेन्यू, ये नहीं है। सेफगार्ड ऑफ एसेट्स एंड ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज, ये करेक्ट ऑप्शन है, तो बी ऑप्शन इसका जो सही होगा। ये इंटरनल कंट्रोल इसलिए बनाए जाते हैं कि आप एसेट्स को सेफगार्ड भी करके चल सको और आपके जो रिसोर्सेज हैं आप उनको ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन में भी लेकर आ सको। ऑल्दो ये क्वेश्चन बिजनेस स्टडी का है बट इन्होंने यहाँ पे पूछ लिया। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग वर्कशीट को हम लोग अभी कर नहीं रहे हैं। आर्गुमेंट्स इन फाइनेंशियल फंक्शन रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ पेमेंट्स, ये भी हम लोगों ने नहीं करा है, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग है। टर्म फील्ड कंप्यूटराइज अकाउंटिंग है। इसके अलावा अपने पास ए एंड बी पार्टनरशिप डीड में है, ड्यू टू इल हेल्थ बी डिसाइडेड, इल हेल्थ ऑफ बी की वजह से दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म। एसेट और लायबिलिटीज की जो पोजीशन है आपको दे रखी है, ये एसेट ये लायबिलिटी है। इट वाज एग्रीड की जो फॉलोइंग ट्रांजैक्शन है वो टेक प्लेस होंगी। A wanted to start the business in sole proprietorship, so he took over building and furniture at 10% less than book value, और all the debtor proved good except a person C who did not pay 10,000, ये adjustment दे रखी है। नीचे आपसे कह रहा है due to ill health of B, they decided to dissolve the firm. It comes under which अपने पास जो है form of dissolution, तो ये dissolution by agreement के अंदर आएगा, because they decided का मतलब है बी की हेल्थ खराब होने की वजह से इन सब ने मिलकर अपने पास फर्म को डिसॉल्व करा, तो दिस इज अपने पास डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट। सब अपने पास जो है इसको करने के हिसाब से जो है एग्रीमेंट के हिसाब से जो है इसको डिसॉल्व करते हुए चल रहे हैं। इसके अलावा फिर अपने पास है ये सेम अपने पास हो रहा है, द अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम डेटर्स जो है वो कितना होगा, तो डेटर में अपने पास जो टोटल फिगर है वो 50 है, और 50 में से 10,000 के अपने पास बैड डेट हो गए, तो 40,000 अपने पास जो है रिकवर्ड होगा, करेक्ट आंसर 40 होगा। इसके बाद है फिर से रिपीट करा क्वेश्चन को, फिर कह रहा है कि फॉलोइंग आइटम अपीयर ऑन डेबिट साइड और रियलाइजेशन अकाउंट एक्सेप्ट, रियलाइजेशन में सारे के सारे आइटम जो है डेबिट साइड में आएंगे एक्सेप्ट ट्रांसफर ऑफ एसेट्स जो है वो आएगा, पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज भी आएगा डेबिट साइड में, प्रोविजन नहीं आएगा, रियलाइजेशन एक्सपेंस आएगा, एसेट टेकन ओवर नहीं आएगा, तो आंसर ए बी और डी इसका होगा, ए बी और डी। ट्रांसफर ऑफ एसेट्स आएगा, पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज आएगा, रियलाइजेशन एक्सपेंस भी आएगा, एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर नहीं आएगा, प्रोविजन नहीं आएगा, ए बी डी आंसर होना चाहिए, ए बी डी ऑप्शन ही नहीं दिया। डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट एक्सेप्ट, ओह एक्सेप्ट का मतलब है कि कौन सा नहीं आएगा, ओके तो करेक्ट आंसर अपने पास होगा एक तो प्रोविजन, एक एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर, सी एंड ई करेक्ट आंसर होगा। माय मिस्टेक, मैंने गलत पढ़ा क्वेश्चन को, सी और ई, तो ये करेक्ट ऑप्शन आपके पास होगा। फिर अपने पास है फिर से केस स्टडी, दोबारा से बोल रहा है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल अपीयरिंग इन दी बैलेंस शीट, जो गुडविल बैलेंस शीट के अंदर है उसका क्या करेंगे, ये गुडविल रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड में आ जाएगी, इसका और कुछ भी नहीं होगा, तो जस्ट रियलाइजेशन में डेबिट साइड में आ जाएगी, ट्रांसफर टू डेबिट ऑफ रियलाइजेशन, ये इसका करेक्ट आंसर है। इसके अलावा फिर से केस स्टडी, फिर से इसमें पॉइंट दिया हुआ है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व का हम क्या करेंगे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में बांट देंगे, तो ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट में जाकर ट्रांसफर हो जाएंगे। फिर अपने पास फिर से केयरफुली अपने पास जो है आपने इसको रीड करना है और इसके हिसाब से आपको जो है आंसर करना है, ठीक है। तो कह रहा है कंपनी जो है मैन्युफैक्चर कर रही है पिकल एंड स्पाइसेस, और ये कंपनी रजिस्टर्ड है ऑथराइज कैपिटल 20 लाख के साथ, जिसमें 2 लाख इक्विटी शेयर है। ड्यू टू इंक्रीज इन डिमांड ऑफ पैक्ड फूड इन मार्केट दे वांट टू डाइवर्सिफाई इट्स ऑपरेशन, ये अपने ऑपरेशन को बढ़ाना चाह रहे हैं। इन्होंने सोचा 1 लाख इक्विटी शेयर इशू करें 10-10 रुपए के, कंपनी ने 20,000 इक्विटी शेयर वेंडर को इशू कर दिए टू सप्लाई ऑफ मशीन रिक्वायर द मैन्युफैक्चर ऑफ पैकेट फूड, इनको कोई मशीन चाहिए अपने पैक्ड फूड को बनाने के लिए। रेस्ट ऑफ द इक्विटी शेयर वर इशूड टू जनरल पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन, एप्लीकेशन खाली 46,000 इक्विटी शेयर की आई, ड्यू टू अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ इक्विटी शेयर ये हमने इशू नहीं करे, ओके। कह रहा है कंपनी ने इशू करे हैं 20,000 इक्विटी शेयर 10 ईच के टू वेंडर, आफ्टर इशूइंग देम द शेयर्स द वेंडर विल बी कंसीडर्ड एज, वेंडर को हम लोग जो क्या मान के चलेंगे, तो वेंडर हमारी कंपनी का क्रेडिटर कहलाते हुए चलेगा। वेंडर क्रेडिटर क्यों कहलाता है, क्योंकि आपको इसको
जब हम इनको शेयर इशू कर देंगे वेंडर क्या माना जाएगा? अच्छा, शेयर इशू करने के बाद तो ये शेयर होल्डर बन गया, तो शेयर होल्डर बनने के बाद ये कंपनी का ओनर कहलाएगा, ओनर। ये पेमेंट करने से पहले तो वेंडर था, क्रेडिटर था, लेकिन पेमेंट करने के बाद तो इसको शेयर्स मिल गए। अब क्योंकि इसको शेयर्स मिल गए तो ये कंपनी का ओनर कहलाएगा, बिकॉज शेयर होल्डर आर दी ओनर्स ऑफ द कंपनी। इसके अलावा फिर से दोबारा से लिखा हुआ है, इन ऑर्डर टू रेज मनी बाय इशूइंग ऑफ शेयर्स इन द मार्केट द कंपनी मस्ट गेट एप्लीकेशन फॉर एटलीस्ट, अगर इनको शेयर मार्केट में इशू करने हैं तो कंपनी को एप्लीकेशन कितनी मिलनी चाहिए? ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% होता है। तो इन्होंने जो शेयर मार्केट में इशू करे वो इशू करे हैं, यहाँ से पढ़ लेते हैं। टोटल अपने पास इनकी ऑथराइज कैपिटल जो है वो 2 लाख शेयर की है। 1 लाख इन्होंने जो है वेंडर को दिए, डिसाइडेड टू इशू 1 लाख, जिसमें से 20,000 इन लोगों ने जो अपने पास है इनको दिए। अच्छा, और रेस्ट ऑफ दी जो शेयर्स अपने पास है 80,000 इन लोगों ने अपने पास जो है दिए होंगे पब्लिक को। तो टोटल ये लोग 1 लाख शेयर जो इशू कर रहे हैं, 1 लाख में से 20 इन्होंने वेंडर को दिए, तो बाकी 80 पब्लिक को दिए होंगे। अब अगर बाकी 80 पब्लिक को दिए तो 80 का 90% सब्सक्राइब होना चाहिए। 80 का 90% अपने पास जो होता है वो होता है 72,000। तो 72,000 इसका करेक्ट आंसर बनेगा कि कम से कम इतने अगर सब्सक्राइब हो जाए तो अपने पास हम शेयर इशू करके चल सकते हैं। आगे, प्रोसेस ऑफ इशूइंग शेयर्स टू वेंडर इन एक्सचेंज ऑफ एनी एसेट इज नोन एज, इसको हम बोलते हैं इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। इसका मतलब ये काइंड कंसीडरेशन का टॉपिक है, तो ये इसका आंसर सही होगा। इसके अलावा फिर कह रहा है कि अगर कंपनी को अमाउंट अपने पास जो है नहीं मिली, अमाउंट को रिफंड करना पड़ेगा, और कंपनी अगर इसको रिफंड नहीं करती है तो इसको अपने पास जो है इंटरेस्ट देके चलना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट अपने पास जो है 15% के ऊपर इनको देके चलना पड़ेगा। जब भी कभी कंपनी अमाउंट रिफंड नहीं कर पाती है पैसे, तो 15% पर एनम पे उनको जो ब्याज है वो देके चलना पड़ता है, तो 15% पर एनम पे हम ब्याज देंगे। इसके अलावा फॉलोइंग रेफर टू द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल दैट कैन बी इशूड बाय द कंपनी इन इट्स लाइफ टाइम। लाइफ टाइम अपने पास जो है वो होता है, तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल इशूड बाय कंपनी इन इट्स लाइफ टाइम, तो ये ऑथराइज कैपिटल अपने पास जो होता है, और ये नॉमिनल भी कहलाता है, रजिस्टर्ड भी कहलाता है। उसने बोला एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मतलब कि ऑथराइज नहीं होना चाहिए, ये तीनों ही ऑथराइज्ड होते हैं, तो सब्सक्राइब कैपिटल अपना इसका आंसर बनेगा, क्योंकि एक्सेप्ट लिखा है। वो कह रहा है कि कितना अमाउंट ऑफ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल कंपनी इशू कर सकती है लाइफ टाइम में, एक्सेप्ट। तो ऑथराइज कैपिटल भी सही आंसर है, नॉमिनल कैपिटल भी सही आंसर है, रजिस्टर्ड कैपिटल भी सही आंसर है, लेकिन सब्सक्राइब कैपिटल ऑथराइज कैपिटल नहीं होता, तो उसने एक्सेप्ट पूछा है, तो करेक्ट हम लोग सब्सक्राइब कैपिटल को बोलेंगे। बाकी 3 अपने पास जो गलत हो जाएंगे, क्योंकि ये तीनों अपने पास ऑथराइज कैपिटल होते हैं। उसने बोला कौन सा नहीं होता है। बस दैट्स इट, दिस वाज द क्वेश्चन पेपर। सही क्वेश्चन पेपर था, इजी क्वेश्चन पेपर। मैक्सिमम क्वेश्चंस अपने पास जो है सीक्वेंस के, मैच द फॉलोइंग के और केस स्टडी के आए हुए हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपने खुद ही देखा होगा कितने कम है, इसी तरीके से पेपर में भी क्वेश्चंस आते हैं, तो मेक श्योर कि आप इसको रिवाइज जरूर करें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।